हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। ये घटना चक्र हिस्ट्री का डिस्कशन है। हम लोग आधुनिक भारतीय इतिहास को डिस्कस करें, जिसमें आज का टॉपिक है भारत का संवैधानिक विकास। सबसे पहले इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। इसके बाद इस पर आधारित अब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए उन सभी प्रश्नों को एनालिसिस करेंगे। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इसका पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पर इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ब्रिटिश सरकार ने कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार और कुप्रशासन को दूर करने के लिए 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया। इसके तहत अगर बात करें तो मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसियों को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। बंगाल के गवर्नर को अब अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल कहा गया। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स को बनाया गया। रेगुलेटिंग एक्ट का उद्देश्य भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को ब्रिटिश सरकार की निगरानी में लाना था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा सर्वप्रथम कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। तो ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि किस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो 1773 के द्वारा इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई थी। इस सर्वोच्च न्यायालय को याद रखिएगा सामान्य न्यायालय एवं देश विधि के न्यायालय, नौसेना विधि के न्यायालय और धार्मिक न्यायालय के रूप में कार्य करना था। यह उच्चतम न्यायालय 1774 ईस्वी में गठित किया गया और एलिजा इम्पे इसके मुख्य न्यायाधीश और रॉबर्ट चैम्बर्स, स्टेफन सीजर, ली मैस्टर एवं जॉन हाइड अन्य न्यायाधीश नियुक्त हुए। तो मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एलिजा इम्पे, याद रखिएगा। और अन्य न्यायाधीश रॉबर्ट चैम्बर्स, ठीक है, रॉबर्ट चैम्बर्स, स्टेफन सीजर, ली मैस्टर और जॉन हाइड, ये सभी अन्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुए थे। 1786 में एक अधिनियम ब्रिटिश संसद के सामने इस भावना से रखा गया ताकि कर्नवालिस को भारत के गवर्नर जनरल का पद स्वीकार करने के लिए मना ली जाए, मतलब उनको कन्विंस करा ली जाए। यह गवर्नर जनरल तथा मुख्य सेनापति दोनों की शक्तियां लेना चाहता था। नए अधिनियम के अनुसार यह सब स्वीकार हो गया और उसे विशेष अवस्था में अपनी परिषद के निर्णयों को रद्द करने और अपने निर्णयों को लागू करने का भी अधिकार दे दिया गया। कर्नवालिस जिला कलेक्टरों को अधिक शक्तिशाली नहीं बनने देना चाहता था। उसने शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत को अपनाया। ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय व्यापार के एक अधिकार को 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा समाप्त किया गया था। इसके द्वारा कंपनी को अगले 20 वर्षों के लिए भारतीय प्रदेशों और राजस्व पर नियंत्रण का अधिकार दे दिया गया। चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा भारत में शिक्षा पर कंपनी को 1 लाख रुपए वार्षिक खर्च करने का प्रावधान किया गया। यानी शिक्षा पर अब कंपनी को 1 लाख रुपए तक की सालाना खर्च करने का अधिकार हो गया। चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा कंपनी के सभी वाणिज्यिक अधिकार समाप्त कर दिए गए। उसे भविष्य में केवल राजनैतिक कार्य ही करने थे। इस अधिनियम के द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल अब समूचे भारत का गवर्नर जनरल बन गया। इस अधिनियम के द्वारा कानून बनाने के लिए गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य चौथे सदस्य के रूप में सम्मिलित किया गया। वह सदस्य भारतीय नहीं बल्कि अंग्रेज होना था। अंग्रेज मतलब होंगे, भारतीय नहीं। सर्वप्रथम मैकाले को विधि सदस्य के रूप में परिषद में शामिल किया गया। किसको? तो मैकाले को। 1853 के चार्टर एक्ट में यह व्यवस्था की गई थी कि नियंत्रण बोर्ड और उसके अन्य पदाधिकारियों का जो वेतन है सरकार निश्चित करेगी, लेकिन धन कंपनी देगी। देखिए, डायरेक्टरों की संख्या 24 से कम करके 18 कर दी गई। उसमें 6 क्राउन के द्वारा मनोनीत किए जाने थे। 18 में से 6 जो सदस्य थे, कौन मनोनीत करेगा? क्राउन, ठीक है, यानी राजा। और इसमें प्रावधानित था कि नियुक्तियां अब प्रतियोगी परीक्षाओं के द्वारा की जाएंगी, जिसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। 1858 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा भारतीय प्रशासन का नियंत्रण
कंपनी से छीनकर ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया। ठीक है, यह अगर बात करें तो जो 1858 के भारत सरकार अधिनियम था, इसके द्वारा यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के द्वारा भारतीय प्रशासन का जो नियंत्रण था कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन को दे दिया गया। अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के समस्त अधिकार भारत सचिव को सौंप दिए गए। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के द्वारा गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान कर दी गई। किस इंडियन काउंसिल एक्ट के द्वारा? 1861 के। ये अध्यादेश अधिकाधिक जो है 6 माह तक यानी 6 मंथ तक लागू रह सकते थे। 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के द्वारा वायसराय की परिषद को कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई, जिसके तहत लॉर्ड कैनिंग ने विभागीय प्रणाली की शुरुआत की। याद रखिएगा, अगर बात करें तो लॉर्ड कैनिंग ने भिन्न भिन्न सदस्यों को अलग अलग विभाग सौंपकर एक प्रकार से मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव डाली। इस व्यवस्था के अनुसार प्रशासन का प्रत्येक विभाग एक व्यक्ति के अधीन होता था। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा कानून बनाने के लिए वायसराय की कार्यकारी परिषद में न्यूनतम 6 और अधिकतम 12 अतिरिक्त सदस्यों की नियुक्ति से उसका विस्तार किया गया। इन्हें वायसराय मनोनीत करेगा और वे 2 वर्षों तक अपने पद पर बने रहेंगे। इनमें से न्यूनतम आधे सदस्य गैर सरकारी होंगे। इस अधिनियम के अनुसार बंबई और मद्रास प्रांतों को अपने लिए कानून बनाने और उनमें संशोधन करने का अधिकार पुनः दे दिया गया। इन प्रांतीय परिषदों के द्वारा बनाए गए कोई भी कानून उस समय तक वैध नहीं माने जाएंगे जब तक कि गवर्नर जनरल की अनुमति न प्राप्त कर लें। बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता उच्च न्यायालयों की स्थापना ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित 1861 ईस्वी के भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम के तहत जो है 1862 ईस्वी में की गई थी। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के अनुसार विधान मंडलों के सदस्यों के अधिकार 2 क्षेत्रों में बढ़ा दिए गए। पहला, बजट पर उन्हें अपने विचार प्रकट करने का अधिकार दिया गया, यानी इस विषय पर कोई प्रस्ताव रखने और सदन में मत विभाजन कराने का अधिकार उन्हें नहीं था। दूसरा, सार्वजनिक हित के मामलों में 6 दिन की सूचना देकर प्रश्न पूछने का भी अधिकार दिया गया। भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में सबसे कम समय तक 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट चला। रैमजे मैकडोनाल्ड के शब्दों में ये सुधार प्रजातंत्रवाद और नौकरशाही के बीच एक अधूरा और अल्पकालीन समझौता था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड ने 1918 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में अनुशंसा की थी कि प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी बढ़ानी चाहिए। रिपोर्ट में यह भी अनुशंसा की गई थी कि सिविल सेवा परीक्षा इंग्लैंड एवं भारत में एक साथ आयोजित की जानी चाहिए और उच्च भारतीय सिविल सेवा के 1/3 पद भारतीयों के लिए आरक्षित होनी चाहिए। यानी उच्च भारतीय सिविल सेवा के 1/3 जो पद हैं ये भारतीयों के लिए रिजर्व कर दी जाए। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की संतुति के आधार पर ही वर्ष 1992 से सिविल सेवा परीक्षा इंग्लैंड एवं भारत में एक साथ आयोजित की जाने लगी। एचिसन आयोग, याद रखिएगा, एचिसन आयोग ने 1887 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में अनुशंसा की थी कि सिविल सेवा परीक्षा इंग्लैंड एवं भारत में एक साथ नहीं आयोजित की जानी चाहिए। तो एचिसन जो आयोग है इसने क्या कहा, 1887 में अपनी रिपोर्ट में इसने रिकमेंड किया यानी अनुशंसा की कि सिविल सेवा जो परीक्षा है इंग्लैंड और भारत में दोनों एक साथ नहीं होनी चाहिए, एक साथ आयोजित नहीं की जानी चाहिए। ठीक है, 20 अगस्त 1917 के सुधारों की घोषणा को जो है तत्कालीन भारत सचिव एडविन मॉन्टेग्यू के नाम पर मॉन्टेग्यू घोषणा के नाम से जाना जाता है। अगर बात करें तो भारत सचिव एडविन मॉन्टेग्यू और वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड के रिपोर्ट पर भारतीय परिषद अधिनियम 1919 का आधार बनी थी। भारत में प्रांतों में द्वैध शासन का प्रारंभ मॉन्टफोर्ड यानी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार और वर्ष 1919 से जो है प्रारंभ किया गया, जिसे भारत सरकार अधिनियम 1919 भी कहा जाता है। इस अधिनियम ने पहली बार उत्तरदायी शासन शब्दों का स्पष्ट प्रयोग किया था। याद रखिएगा, अगर बात करें
तो इस अधिनियम के तहत, ठीक है, इस अधिनियम के तहत प्रांतों में विषयों को आरक्षित और हस्तांतरित दो भागों में बांटा गया। इनमें हस्तांतरित विषयों का प्रशासन विधायिका के चयनित मतलब कि सिलेक्टेड सदस्यों को सौंपा गया, जबकि आरक्षित विषय गवर्नर के कार्यकारिणी के पास ही रहे। 1926 में भारत में एक लोक सेवा आयोग का गठन हुआ। 1935 के अधिनियम के तहत लोक सेवा आयोग के स्थान पर संघीय लोक सेवा आयोग का गठन हुआ। 1937 से संघीय लोक सेवा आयोग ने ब्रिटिश लोक सेवा आयोग से स्वतंत्र परीक्षा आयोजित करना प्रारंभ किया। 1950 में संविधान के लागू होने के बाद संघीय लोक सेवा आयोग का नाम बदलकर संघ लोक सेवा आयोग कर दिया गया। 1935 के अधिनियम के द्वारा सर्वप्रथम भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना का प्रावधान किया गया। इस संघ को ब्रिटिश भारतीय प्रांतों और कुछ भारतीय रियासतें जो संघ में शामिल होना चाहती थी, इनको मिलाकर बनाया गया था। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन जो है समाप्त कर प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई एवं केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया। 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा प्रांतों को दोहरे शासन के स्थान पर उत्तरदायी शासन मिल गया और आरक्षित एवं हस्तांतरित विषयों में भेद समाप्त हो गया। गवर्नरों को आरक्षित और बचाव की संज्ञा के अधीन व्यक्तिगत निर्णय और विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करने का भी अधिकार दे दिया गया। साथ ही गवर्नर को अध्यादेश जारी करने का भी अधिकार दे दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा सांप्रदायिक तथा वर्गीय मतदाता मंडलों का विस्तार हुआ और मुसलमान, सिख, यूरोपीय, भारतीय ईसाई, एंग्लो इंडियन और भारतीय मुसलमान आदि को पृथक पृथक यानी अलग अलग प्रतिनिधित्व मिला। भारत का वर्तमान संवैधानिक ढांचा बहुत कुछ 1935 के अधिनियम पर आधारित है। 1935 के मुख्य उपबंध जो हैं याद रखिएगा, जिससे मतलब कि इसमें जो शामिल थे, जैसे पहला है संघात्मक सरकार की स्थापना। ये 1935 के मुख्य उपबंध है। संघात्मक सरकार की स्थापना पूछा भी बहुत बार गया है, तो आपको याद रखना है। दूसरा है केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना। तीसरा है प्रांतों में द्वैध शासन के स्थान पर स्वायत्त शासन की स्थापना। इसके बाद द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल, प्रांतीय शासन व्यवस्था, प्रांतीय विधानमंडल, केंद्र और प्रांतों में शक्तियों का विभाजन, फेडरल न्यायालय की स्थापना आदि। 1935 के अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है। यह बात किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने इस अधिनियम के बारे में कहा था, एक कार है जिसमें ब्रेक तो है लेकिन इंजन नहीं है। जवाहरलाल नेहरू 1947 से 1964 तक, कब से कब? 1947 से 1964 तक ये भारत के प्रधानमंत्री रहे। वे पंचशील के प्रणेता और गुट निरपेक्षता में विश्वास रखने वाले थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने लखनऊ अधिवेशन 1936 में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार किया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार या दास्ता का आज्ञा पत्र बताते हुए उसकी कटु आलोचना की। ब्रिटिश शासन के पूरे इतिहास में 1935 का अधिनियम सबसे लंबा चौड़ा प्रलेख था। इसमें 14 भाग, 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थी। यहां से प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 में अंतर्वेष्ट अनुदेश प्रपत्र, याद रखिएगा, अनुदेश प्रपत्र जो है, इसको 1950 में भारत के संविधान में राज्य की नीति के निर्देशक तत्व के रूप में समाविष्ट किया गया और आलोचकों ने इसे केवल पवित्र लोकोक्तियां कहा है। आलोचकों ने इसे क्या कहा? केवल पवित्र लोकोक्तियां कहकर इसकी जो है मतलब कि आलोचना की। तो चलिए इस टॉपिक से रिलेटेड अब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, देख लेते हैं कैसे कैसे कहां से प्रश्न पूछे गए हैं, किस शैली के प्रश्न हैं। जैसे पहला है, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया, कब पारित किया गया था? शुरू में ही हम लोगों ने डिस्कस किया था, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था 1773 में। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ब्रिटिश सरकार ने कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार और कुप्रशासन को दूर करने के लिए जो है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया। इसके तहत मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसियों को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया।
बंगाल के गवर्नर को अब अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल कहा गया। बंगाल का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स को बनाया गया। सेकंड प्रश्न है, किस साल रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था? सेम प्रश्न सेम जवाब। किस वर्ष रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था? इस तरह के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। 1773 सही जवाब हो जाएगा। थर्ड नंबर है, रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? सेम प्रश्न सेम जवाब। रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? 1773 डी ऑप्शन। प्रश्न संख्या 4 है, निम्नलिखित अधिनियमों में से प्रथम बार किसमें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पद के लिए प्राविधान किया गया था? निम्नलिखित अधिनियमों में से प्रथम बार किसमें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पद के लिए प्राविधान किया गया था? तो रेगुलेटिंग अधिनियम 1773, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 5 नंबर है, निम्न में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? किसके अंतर्गत भारत में सर्वोच्च न्यायालय की जो है स्थापना हुई? रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 के तहत, ऑप्शन ए। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा सर्वप्रथम कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीशों की स्थापना की गई। इस सर्वोच्च न्यायालय को सामान्य न्यायालय और देश विधि के न्यायालय, नौसेना विधि के न्यायालय और धार्मिक न्यायालय के रूप में कार्य करना था। यह उच्चतम न्यायालय 1774 ईस्वी में गठित किया गया। एलिजा इम्पे इसके मुख्य न्यायाधीश और रॉबर्ट चैम्बर्स, स्टेफन सीजर, ली मैस्टर, जॉन हाइड अन्य न्यायाधीश नियुक्त हुए। 6 नंबर है, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट भारत वर्ष में प्रथम बार किस अधिनियम के द्वारा बनाई गई थी? कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट भारत वर्ष में प्रथम बार किस अधिनियम के द्वारा बनाई गई थी? तो याद रखिएगा, सही जवाब हो जाएगा जो, देखिए इसमें जो ऑप्शन दिया गया इनमें से कोई नहीं होगा, यानी ई ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। यह अगर बात करें तो 1774 में मतलब कि उच्चतम न्यायालय को गठित किया गया था, तो याद रखिएगा। 7 नंबर, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा स्थापित उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, कौन थे? ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा स्थापित उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा, एलिजा इम्पे। कौन? एलिजा इम्पे। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। प्रश्न संख्या 8 है, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? इसका सही जवाब हो जाएगा 1786 ईस्वी का एक्ट के तहत, सी ऑप्शन। प्रश्न संख्या, अच्छा इसमें जो 2-3 पॉइंट है डिस्कस कर लेते हैं। 1786 का एक अधिनियम ब्रिटिश संसद के सम्मुख इस भावना से रखा गया ताकि कर्नवालिस को भारत के गवर्नर जनरल का पद स्वीकार करने के लिए मना ली जाए। वह गवर्नर जनरल और मुख्य सेनापति दोनों की शक्तियां लेना चाहता था। नए अधिनियम के अनुसार यह सब स्वीकार हो गया। उसे विशेष अवस्था में अपनी परिषद के निर्णयों को रद्द करने और अपने निर्णयों को लागू करने का अधिकार भी दे दिया गया। 9 नंबर है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसले को रद्द करने का अधिकार मिला था? किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था? तो 1786 का एक्ट है, बी ऑप्शन। प्रश्न संख्या 10 है, 1793 में एक विनिमय के द्वारा जिला कलेक्टर को उसकी न्यायिक शक्तियों से वंचित कर दिया गया और केवल संग्राहक अभिकर्ता बना दिया गया। ऐसे विनियमन का कारण क्या था? 1793 में एक विनियम के द्वारा जिला कलेक्टर को उसकी न्यायिक शक्तियों से वंचित कर दिया गया और केवल संग्राहक अभिकर्ता बना दिया गया। ऐसे विनियमन का कारण क्या था?
ऐसे विनियमन का जो कारण था वो था लॉर्ड कर्नवालिस जिला कलेक्टर में संकेंद्रित इतनी विस्तृत शक्ति से सतर्क हो गया था और महसूस करता था कि एक व्यक्ति में इतनी परम शक्ति का होना अवांछनीय है। सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। कर्नवालिस जिला कलेक्टरों को अधिक शक्तिशाली नहीं बनने देना चाहता था। उसने शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत को अपनाया। 11 नंबर है, भारतीय व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त किया गया कब? भारतीय व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त किया गया, याद रखिएगा, सही जवाब हो जाएगा 1813। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी का भारतीय व्यापार का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। उसके चीन के व्यापार और चाय के व्यापार का एकाधिकार चलता रहा। इस चार्टर कानून ने ही कंपनी के भारतीय क्षेत्रों में ईसाई मिशनरियों को प्रवेश की अनुमति दे दी। 12 नंबर है, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? तो 1813 का चार्टर अधिनियम, ऑप्शन ए। 13 नंबर है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किया गया? किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किया गया? तो सही जवाब है 1813 का चार्टर एक्ट। 14 नंबर है, चार्टर अधिनियम 1813 भारत के लिए महत्वपूर्ण समझे जाने का निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण है? चार्टर अधिनियम 1813 भारत के लिए महत्वपूर्ण समझे जाने का निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण है? तो सही जवाब है, इसके द्वारा भारतीयों की शिक्षा के लिए वित्तीय प्रावधान किया गया। सी ऑप्शन। चार्टर अधिनियम 1813 को भारत के लिए महत्वपूर्ण बनाने के लिए प्रावधान यह था कि 1 लाख रुपया वार्षिक विद्वान भारतीयों के प्रोत्साहन, साहित्य के सुधार एवं पुनरुत्थान के लिए तथा भारतीय प्रदेशों में विज्ञान की उन्नति और आरंभ करने के लिए पृथक रख दी जाए। इस धारा के अनुसार सरकार ने जनता में शिक्षा प्रसार का बीड़ा उठाया। 15 नंबर है, चार्टर एक्ट 1833 में निम्न प्रावधानों में से कौन सा एक नहीं था? चार्टर एक्ट 1833 में निम्न प्रावधानों में से कौन सा एक नहीं था? तो इसमें अगर देखा जाए 4 ऑप्शन है, तो इसमें जो ऑप्शन डी है, गवर्नर जनरल की काउंसिल में विधि सदस्य के रूप में एक भारतीय की नियुक्ति, इसमें जो है मतलब कि नहीं था 1833 में। तो सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन। चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा कंपनी के सभी वाणिज्यिक अधिकार समाप्त कर दिए गए। उसे भविष्य में केवल जो है राजनैतिक कार्य ही करने थे। इस अधिनियम के द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल अब समूचे भारत का गवर्नर जनरल बन गया। इस अधिनियम के द्वारा कानून बनाने के लिए गवर्नर जनरल के परिषद में एक कानूनी सदस्य चौथे सदस्य के रूप में सम्मिलित किया गया। यह सदस्य भारतीय नहीं बल्कि अंग्रेज होना था। सर्वप्रथम मैकाले को विधि सदस्य के रूप में परिषद में शामिल किया गया था। 16 नंबर है, लोक सेवाओं की परीक्षा इंग्लैंड और भारत में एक साथ करने की संस्तुति निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? लोक सेवाओं की परीक्षा इंग्लैंड और भारत में एक साथ करने की संस्तुति निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? तो सही जवाब है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के द्वारा। सी ऑप्शन। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड ने 1918 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में अनुशंसा की थी कि प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी बढ़ानी चाहिए। रिपोर्ट में यह भी अनुशंसा की गई थी कि सिविल सेवा परीक्षा इंग्लैंड और भारत में एक साथ आयोजित की जानी चाहिए और उच्च भारतीय सिविल सेवा के 1/3 पद भारतीयों के लिए आरक्षित होने चाहिए। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की संस्तुति के आधार पर ही 1922 से सिविल सेवा परीक्षा इंग्लैंड और भारत में एक साथ आयोजित की जाने लगी। एचिसन आयोग ने 1887 ईस्वी में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में यह अनुशंसा की थी कि सिविल सेवा परीक्षा इंग्लैंड और भारत में एक साथ
नहीं आयोजित की जानी चाहिए। 17 नंबर है, नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांत स्वीकार किया गया। कब? नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को स्वीकार कब किया गया? तो 1853 में। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही जवाब है। 1853 के चार्टर एक्ट में यह व्यवस्था की गई कि नियंत्रण बोर्ड और उसके अन्य पदाधिकारियों का वेतन सरकार निश्चित करेगी, लेकिन धन कंपनी देगी। डायरेक्टरों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई। उसमें 6 क्राउन के द्वारा मनोनीत किए जाने थे। इसमें प्रावधानित था कि नियुक्तियां अब प्रतियोगी परीक्षाओं के द्वारा की जाएंगी, जिसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। 18 नंबर है, निम्नलिखित में से किस कानून ने पहली बार भारत में एक क्रियाशील विधान परिषद का सृजन किया? निम्नलिखित में से किस कानून ने पहली बार भारत में एक क्रियाशील विधान परिषद का सृजन किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा, चार्टर एक्ट 1853, सी ऑप्शन। 1853 ईस्वी के चार्टर एक्ट के द्वारा कार्यपालिका और विधायी शक्तियों को पृथक करने का एक निश्चित कदम उठाया गया। भारत के लिए पहली बार एक पृथक विधान परिषद की स्थापना की गई। विधान परिषद में 12 सदस्य हो सकते थे। 19 नंबर है, निम्न में से किस एक वर्ष से ब्रिटिश सरकार अंतिम रूप से भारत एवं इंग्लैंड में एक ही समय साथ साथ इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा आयोजित करने के लिए सहमत हुई थी? किस एक वर्ष से ब्रिटिश सरकार अंतिम रूप से भारत और इंग्लैंड में एक ही समय साथ साथ इंडियन सिविल सर्विसेज यानी आईसीएस की परीक्षा आयोजित करने के लिए सहमत हुई थी? किस साल से? तो याद रखिएगा 1922 से। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। 1922 से इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा भारत में भी आयोजित होने लगी। इससे पूर्व यह केवल इंग्लैंड में आयोजित होती थी। 1926 में भारत में एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। 1935 के अधिनियम के तहत लोक सेवा आयोग के स्थान पर संघीय लोक सेवा आयोग का गठन हुआ। 1937 से संघीय लोक सेवा आयोग ने ब्रिटिश लोक सेवा आयोग से स्वतंत्र परीक्षा आयोजित करना प्रारंभ किया। 1950 में संविधान के लागू होने के बाद संघीय लोक सेवा आयोग का नाम बदलकर संघ लोक सेवा आयोग कर दिया गया, यूपीएससी कर दिया गया। प्रश्न संख्या 20 है, भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो पहला है, भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी, बिल्कुल सही। भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोपवासियों से अधिक था। यानी इनमें से जो कथन सत्य है दोनों ही सत्य है, पहला और दूसरा, यानी सी ऑप्शन में ये पॉइंट है। 1922 से भारत सरकार अधिनियम 1919 के आधार पर सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन भारत में भी प्रारंभ हुआ। 1 जनवरी 1941 को सिविल सेवा में भारतीयों की भागीदारी यानी 617 भारतीयों की भागीदारी वहीं यूरोपियों की 585 से ज्यादा हो गई। यानी सबसे ज्यादा भारतीयों की थी, यूरोपियों की 585, वहीं भारतीयों की 617। 21 नंबर है, सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। तो चलिए मिलान करते हैं। नियंत्रण परिषद की स्थापना का जो संबंध है किस अधिनियम के तहत है? नियंत्रण परिषद की स्थापना पीठ का भारतीय अधिनियम 1784 से है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना आपको मालूम है किस अधिनियम के तहत किया गया? तो याद रखिएगा, नियामक अधिनियम 1773। और ईसाई मिशनरियों को भारत में कार्य करने की जो अनुमति मिली किस अधिनियम के द्वारा? याद रखिएगा, चार्टर अधिनियम 1813। गवर्नर जनरल परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति चार्टर अधिनियम 1833, यानी बी ऑप्शन। दोबारा से इसको रिवाइज करेंगे। कंपनी के वाणिज्यिक विषयों को छोड़कर सभी सैनिक, असैनिक और राज्य से संबंधित मामलों को एक नियंत्रण बोर्ड के अधीन कर दिया गया। पीठ का भारतीय अधिनियम 1784। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना नियामक अधिनियम 1773 के तहत और चार्टर अधिनियम 1813 के तहत ईसाई मशीनरियों को भारत में प्रवेश, बसने और कार्य करने की अनुमति मिल गई। ठीक है। और चार्टर अधिनियम 1833 के तहत अगर बात करें तो कानून बनाने के लिए
कानून बनाने के लिए गवर्नर जनरल के परिषद में एक कानूनी सदस्य चौथे सदस्य के रूप में सम्मिलित किया गया। प्रश्न संख्या 22 है, सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। तो एक तरफ भारत की उपनिवेशीय सरकार के अधिनियम है, दूसरे तरफ प्रावधान। तो चलिए मिलान करते हैं। चार्टर एक्ट 1813 का जो संबंध है किससे है, तो भारत में कंपनी का व्यापार एकाधिकार समाप्त कर दिया गया इस चार्टर एक्ट के तहत, 1813 के तहत। इसके बाद अगर बात करें तो नेक्स्ट है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसका जो संबंध है किससे है, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 है, कंपनी के निदेशकों को कंपनी के प्रबंध से संबंधित सभी पत्राचार और दस्तावेज ब्रिटिश सरकार को प्रस्तुत करने को कहा गया। एक्ट ऑफ 1858, इसके तहत अगर बात करें तो शासन का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दिया गया। और पिट्स इंडिया एक्ट 1784, इसका जो संबंध है किससे है, तो आपको मालूम है। अगर बात करें तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को पूरी तरह विनियमित करने के लिए ब्रिटेन में एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल स्थापित किया गया। तो याद रखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। उसका चीन और चाय के व्यापार का एकाधिकार जो है चलता रहा, कंटिन्यू रहा। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा कंपनी के निर्देशकों को कंपनी के प्रबंध से संबंधित सभी पत्राचार और दस्तावेज ब्रिटिश सरकार को प्रस्तुत करने को कहा गया। 1858 के अधिनियम ने भारत के शासन को कंपनी के हाथों से निकालकर सम्राट को सौंप दिया। इस अधिनियम को 1858 एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की संज्ञा से नामित किया गया। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा इंग्लैंड में सरकार का विभाग बनाया गया, जिसे नियंत्रण बोर्ड यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहते थे, जिसका मुख्य कार्य डायरेक्टर्स की नीतियों को नियंत्रित करना था। 23 नंबर है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई, तो पिट्स इंडिया अधिनियम 1784 के तहत। 24 नंबर है, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी का चाय व शक्कर के व्यापार का एकाधिकार समाप्त किया। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी के चाय व शक्कर के व्यापार का एकाधिकार समाप्त किया, तो प्रश्न में चाय व शक्कर के स्थान पे चाय और चीन के साथ वाक्य होता तो विकल्प डी सही उत्तर होता, चार्टर एक्ट 1833। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को गलत मानते हुए इसके लिए बोनस अंक दिया है, यानी ये 2013 में प्रश्न पूछा गया था एमपीपीसीएस प्री में, याद रखिएगा। और इसके बाद प्रश्न संख्या 25 है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक एकाधिकार को खो दिया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक एकाधिकार को खो दिया 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। 1757 और 1764 के युद्ध, प्लासी एवं बक्सर के युद्ध के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने समय समय पर कई एक्ट पारित किए जो इस प्रकार है। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1793 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। इसके द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों और कर्मचारियों के वेतन आदि को भारतीय राजस्व में से देने की व्यवस्था की गई। 1813 का चार्टर अधिनियम, इसमें प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित था। कंपनी का अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ाना। दूसरा, कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने का एकाधिकार को छीन लिया गया, लेकिन उसे चीन के साथ व्यापार और पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार के संबंध में 20 वर्षों के लिए एकाधिकार प्राप्त रहा। 1833 का चार्टर अधिनियम, इसके द्वारा कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए। अब कंपनी का कार्य ब्रिटिश सरकार के ओर से जो है मात्र भारत का शासन करना रह गया। ठीक है, इसी के साथ आज का जो सेशन है समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में बचे हुए प्रश्नों को कवर करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया देते रहें, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप लोगों ने चैनल को जो है ज्वाइन करके, सब्सक्राइब करके और इसको शेयर करके हमें बहुत ही सपोर्ट किया है। तो इसी तरह सपोर्ट करते रहें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।